हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम उदारवादियों के विचारों पर डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रारंभिक जो नेता थे, उदारवादी जो नेता थे, वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे, उसके राजभक्त थे। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उनका कितना विश्वास था और वो वैधानिक विधि में विश्वास रखते थे। इसी क्रम में आगे जो उनका विचार आता है वो है कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेता या उदारवादी नेता क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे, अर्थात क्रांतिकारी सुधारों में उनका विश्वास नहीं था। नरम दलीय राष्ट्रवादी थोड़े रूढ़िवादी थे। वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, है ना। एक तो ये होता है कि हमें क्रांति एक अचानक जो परिवर्तन होता है कि अचानक परिवर्तन चाहिए, या हमें क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी है या स्वराज्य प्राप्त करना है, तो ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासन अर्थात परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेनाओं इत्यादि में सुधार करवाना था। और सुधार भी कैसा? क्रमिक, है ना। वो क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। तो इसी संदर्भ में गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा है कि तिलक और संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के उदारवादी नेता बलिदान करने और स्वतंत्रता के लिए मुसीबत सहने के लिए तैयार नहीं थे। अर्थात उदारवादी जो नेता थे वो भाई ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो उच्च कुलीन भी थे, उच्च शिक्षित भी थे। आम जनता की समस्याओं का ऐसा नहीं है उनको समझ नहीं थी, समझ थी, लेकिन उनके जो विचारधारा थी या उनके जो विचार थे वो अंग्रेज़ों के कहीं ना कहीं समर्थक हम उनको कह सकते हैं, या अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उनका विश्वास था। अब चूँकि भारत की पहले वाली स्थिति उनके नज़र में थी कि किस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में, रजवाड़ों में जो देश बटा हुआ था, उनको किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने एकता प्रदान की है, न्याय की थ्योरी, स्वतंत्रता की थ्योरी, समानता, है ना। तो ये इस तरह के सिद्धांत थे, विचार थे, जिनसे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कोसों दूर थी। और ये भी पॉसिबल नहीं था कि क्रांति हम कर सकें, ऐसी स्थिति में भी हम नहीं थे। तो क्रमिक सुधारों की उन्होंने मांग की थी। नेक्स्ट उनका जो विश्वास था वो था राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति, या नेक्स्ट जो विचार था वो था कि राजनीतिक स्वशासन हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उदारवादी नेता केवल प्रशासनिक सुधार से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु उनका लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति भी था। यद्यपि उनकी विधि जो था वैधानिक थी, विधि मतलब तरीका जो था उनका वो वैधानिक था। वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। उनका विचार था कि भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लिए पूर्णतः तैयार हो गया है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर एनी बेसेंट का कहना था कि स्वतंत्र संस्थाएं मानसिक और नैतिक अनुशासन की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं होती हैं। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कहना था कि स्वशासन ईश्वर की व्यवस्था है और इच्छा भी है, तो प्रत्येक राष्ट्र को अपने भाग्य का निर्णायक स्वयं होना चाहिए। तो भाई ये बात तो सही है कि भाई वो प्रशासनिक सुधार चाहते थे, क्रांति से नहीं चाहते थे, हालांकि क्रमिक सुधार चाहते थे, लेकिन उसमें प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ उनका ये भी उद्देश्य था कि राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति हमें अर्थात भारतीयों को होनी चाहिए। नेक्स्ट जो उनका विचार था ये था, या उनका विश्वास था कि वो पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्थाओं के पोषक थे, है ना। कांग्रेस के जो शैशवकालीन नेता थे, उदारवादी जो नेता थे, वो पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्थाओं के पोषक भी थे। क्योंकि उनकी दीक्षा जो है वो पाश्चात्य में हुई थी, है ना, अंग्रेजी शिक्षा से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये स्वाभाविक भी था कि उनकी धारणा अंग्रेजी विचार या अंग्रेजी दर्शन, है ना, लोगों की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के प्रति आदर,
इस तरह की जो चीज़ें थी जो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा से ही प्राप्त की थी, तो उनका विश्वास उसके प्रति होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या स्वाभाविक बात है। वे समझते थे कि ब्रिटेन और भारत का संबंध भारत के लिए वरदान स्वरूप है। ब्रिटेन से संबंधित होने के कारण ही भारत में प्रगतिशील सभ्यता का विकास हुआ है, और अंग्रेजी शिक्षा या शिक्षा पद्धति या आवागमन के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान हैं। अर्थात ये जो चीज़ें थी ये पहले भारत में इनका अभाव था, तो अंग्रेज़ों के आने के पश्चात ही आवागमन के साधनों का विकास हुआ है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ है। जिस प्रकार की न्याय प्रणाली आज हमारे सामने है, उस प्रकार की संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए एक प्रकार की जो न्याय प्रणाली है उसका विकास अंग्रेज़ों के बाद हुआ है। स्थानीय स्वशासन की जो बात है वो हमें वहीं से मिली है। तो ये हमारे लिए कह सकते हैं कि वरदान की तरह साबित हुआ है। और अब आज भी हम देखते हैं कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो कितना ज़्यादा इंग्लैंड के संविधान से मिलता जुलता है। तो आज हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस समानता की बात करते हैं, जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो सारे विचारों की जड़ अंग्रेजी शासनकाल से ही शुरू होती है। तो इसलिए ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों को वो बहुत अच्छा मानते थे, हितकारी मानते थे, भारत के हित में मानते थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। अर्थात उदारवादी जो नेता थे वो इस बात के लिए एक तरह से बहुत गर्व महसूस करते थे कि वो अंग्रेजी शासन के में हैं या अंग्रेजी शासन की प्रजा हैं या अंग्रेज़ों की प्रजा हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें वो दिया है सदियों से। देखो, गुलामी तो हमें जो आम नागरिक थे उनको पहले भी थी, वो राजाओं की गुलामी थी, राजाओं के द्वारा किया गया शोषण था। अपने अपने तरीके की न्याय व्यवस्था थी प्रत्येक राज्य में, अपने अपने तरीके की शासन व्यवस्था थी प्रत्येक राज्य में। बल्कि उदारवादियों का ये मत है कि अंग्रेज़ों ने बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है, और अंग्रेज़ों के की प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार आवागमन के साधनों का विकास हुआ है, जिस प्रकार शिक्षा पद्धति का विकास हुआ है, उसी का ये परिणाम था कि आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो इस प्रकार उदारवादियों की अगर हम बात करें या कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों की, प्रारंभिक वर्षों की हम बात करें, जिसको हम बाल्यकाल कांग्रेस का कह सकते हैं, शैशवकाल कांग्रेस का कह सकते हैं, तो उन नेताओं का अभी तक अर्थात 1885 से 1905 तक की हम बात कर रहे हैं, अब तक उनका पूर्ण विश्वास था अंग्रेजी शासन व्यवस्था में या अंग्रेजों के प्रति। तो प्रारंभ में देखिए कांग्रेस के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण है, तो प्रारंभ में तो क्या था कि कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि सच तो ये है कि सरकार की छत्र छाया में ही इस संस्था का जन्म हुआ था। हमने जब कांग्रेस की स्थापना की बात की थी तो हुम इसके जन्मदाता माने जाते हैं, ए ओ हुम, जो खुद अंग्रेज थे। तो जन्मकाल के समय कांग्रेस को ब्रिटिश शासन की महान विजय तथा गौरव की वस्तु समझा जाता था, और उससे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के संकेत पर ही हुम ने कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक रखा था, अन्यथा वे स्वयं इसे केवल सामाजिक कार्यों तक भी सीमित रखना चाहते थे। लॉर्ड डफरिन का विचार था कि प्रस्तावित संस्था वही कार्य करे जो इंग्लैंड में सम्राट का विरोधी दल करता है। देखिए, अब अगर हम ये कहें कि विरोधी दल की स्थापना का उद्देश्य या विरोधी दल की बात करना कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जड़ हम उसमें मान सकते हैं। और किस प्रकार एक राजनीतिक संस्था, भाई अगर वो चाहते तो उसको सामाजिक संस्था बना सकते थे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया था। लॉर्ड डफरिन का यत्न यह था कि जैसे इंजन में भाप की मात्रा बढ़ जाने से उसे सेफ्टी वॉल्व द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार भारतीयों के हृदय से असंतोष की भावना बाहर निकलने में कांग्रेस के रंगमंच का उपयोग होगा। अर्थात कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वॉल्व की तरह उसकी स्थापना हुई थी, कि जिस प्रकार कुकर में से भाप को निकालने के लिए सेफ्टी वॉल्व होता है ताकि वो कुकर फटे नहीं, तो इसी प्रकार से भारतीय जनता के हृदय में
असंतोष की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए या व्यक्त करने के लिए एक मंच चाहिए, और कांग्रेस की स्थापना उसी मंच के रूप में हुई थी। तो सरकार ने कांग्रेस की स्थापना के विचार का स्वागत किया था उस समय, और उसे सहायता एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया था। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों में भारतीय तथा अंग्रेजी सरकारी पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था, जिसमें महादेव गोविंद रानडे, पूना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर हेनरी कॉटन, सर विलियम वेडरबर्न इत्यादि ये प्रमुख थे। प्रथम अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी था कि बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे कांग्रेस का सभापतित्व करें। मतलब इतना तक वो था कि अंग्रेज ही इसका सभापति भी हो। यद्यपि ये प्रस्ताव क्रियान्वित तो नहीं हो सका, लेकिन दूसरे अधिवेशन में बंगाल के गवर्नर ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को राजभवन में उपवन भोज के लिए आमंत्रित किया था, और 1887 के तीसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों का मद्रास के गवर्नर ने सरकारी भवन में स्वागत किया था। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना थी उसमें भी अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कांग्रेस का जो प्रारंभिक काल है, चाहे उसके अधिवेशन हैं चाहे उसके उद्देश्य हैं, उसमें भी अंग्रेज़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, है ना, चाहे अंग्रेज़ों की बात हो चाहे कांग्रेसी नेताओं की बात हो, दोनों तरफ से एक दूसरे का सहयोग और समर्थन यहाँ तक चलता है। तो उदारवादी दृष्टिकोण जो था, उदारवादियों का जो दृष्टिकोण था वो कांग्रेस के प्रति समर्थन का था, न्यायप्रियता का था, या न्यायप्रियता में विश्वास था, या वैधानिक था, कानूनी तरीके से वो परिवर्तन चाहते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेसी जो नेता थे उनमें आगे जाके फूट पड़ जाती है ना, कि ये जो नीतियां थी, ये जो कार्यक्रम थे, या ये जो विचार थे, वो अचानक से परिवर्तित हो जाते हैं। और अब तक जो कांग्रेस अंग्रेज़ों के न्यायप्रियता में विश्वास करती थी, उनके सहयोग में विश्वास करती थी, उनके शासन में विश्वास करती थी, वही कांग्रेस अंग्रेज़ों की विरोधी हो जाती है। और वही अंग्रेज़ जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था, वो फिर कांग्रेस को भी एक तरह से फूट डालने का उसमें प्रयास करते हैं। तो उन परिस्थितियों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, और आगे जाके कांग्रेस की जो उदारवादी नीति है वो किस प्रकार उग्रवादी नीति में परिवर्तित होती है। आज के लिए धन्यवाद।